नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महा डिबेट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो राजनीति में चुनाव का वक्त किसी नेता पर सियासी डोरे डालने का मुफीद मौका माना जाता है। तो खंडवा उपचुनाव के बाद अरुण यादव फिर एक बार सुर्खियों में है। इस बार सीएम शिवराज का इशारों में दिया गया ऑफर है इसकी वजह। असल में एक चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बता रहे थे कि किस तरह कांग्रेस में केवल कमलनाथ का नाम चलता है। उसी दौरान उन्होंने कहा कि अरुण यादव कांग्रेस में क्या कर रहे हैं। अब सहज लेकिन सार्वजनिक तौर पर मिले इस ऑफर पर अरुण यादव का असहज होना लाजमी था। अरुण यादव का हाथ के हाथ जवाब भी आया और दिग्विजय सिंह की शाबाशी भी मिली। पर एक सवाल कायम है कि अरुण यादव ही क्यों बने हुए हैं कांग्रेस की कमजोर कड़ी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान बहुत तेजी से उठी थी सियासी हवाएं कि अरुण यादव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि जितनी तेजी से उठी हवाएं उतनी रफ्तार से थाम भी ली गईं। लेकिन अब निकाय चुनाव में एक बार फिर ये अटकलें रफ्तार पकड़ने लगी। वजह है निकाय चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में सीएम शिवराज का बयान। कांग्रेस को कमलनाथ मय बताते शिवराज की जुबान पर आया वो एक वाक्य कि अरुण भैया आप कांग्रेस में क्या कर रहे हैं। सुनिए। युवाओं के नेता नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों पाप कर। इधर ये ऑफर आया और उधर अरुण यादव ने भी बात को संभालने में मिनट भर की देरी नहीं की। तुरंत ट्वीट कर सीएम शिवराज के ऑफर पर धन्यवाद जताया, लेकिन ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को बगैर मांगे इतना कुछ दिया है कि अब सत्ता में आएंगे जरूर, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाने के साथ। अरुण यादव पर कांग्रेस पार्टी का कर्जा सर तक है और ये अरुण यादव की लगभग हजारों लाखों कार्यकर्ता इस देश में है जिन पर कांग्रेस का कर्जा है। अब हमारी जिम्मेदारी, जब कांग्रेस पार्टी संकट में है, जब देश को हमारी जरूरत है, पार्टी को हमारी जरूरत है, तो हम पूरे संघर्ष के साथ उनके साथ में खड़े रहे और मध्य प्रदेश में भी और देश में कांग्रेस को वापस लाए। अरुण यादव का समर्थन करते दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतरे। हालांकि ये पहला मौका नहीं, अरुण यादव को सियासी दलों से ऑफर मिलते रहे हैं। 2018 से शुरू हुआ ये सिलसिला 2021 तक जारी रहा। 2021 के उपचुनाव में भी सीएम शिवराज ने अरुण यादव को ऑफर दिया और अब सीएम शिवराज ने खंडवा नगरीय निकाय चुनाव के दौरान एक बार फिर से अरुण यादव को न्योता दिया। अरुण यादव ने भले ही हाथ के हाथ अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन सियासत में ये सवाल तो बना ही हुआ है कि आखिर बीजेपी का न्योता केवल उन्हीं के पास क्यों जाता है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव का दौर है और उस दौर में सबसे बड़ी बात है कि तमाम दिग्गज मैदान में हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो, लेकिन कई बार ऐसे दौरों में, रोड शो में कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं। और मसला बहुत साफ है, अरुण यादव आखिर इतने फोकस में क्यों रहते हैं, विपक्षियों के भी, यानी कि अपने विरोधी दल के फोकस में भी इतना क्यों। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान हैं। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आखिर ये बताइए, इतना फोकस क्यों है अरुण यादव पर? कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी, ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस से ज्यादा फोकस बीजेपी का उन पर है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके की सियासत इन दिनों दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रही हैं कि राजनीति में अब कुछ भी स्थायी नहीं रहा है और कब कौन सा नेता, कौन सा चेहरा पलट जाए, दल बदल कर ले और दूसरे खेमे में जाकर खड़ा हो जाए, ये अब निश्चित नहीं रहा। यानी कि रात तक जो आपके साथ खड़ा है, कल सुबह होते होते वो किसके साथ जाकर खड़ा हो जाएगा, ये कहना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में बड़ी तोड़फोड़ करने वाली बीजेपी
अब जो है अरुण यादव पर नजरें टिकाए हुए, क्योंकि 2018 के बाद से लगातार अरुण यादव को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऑफर जारी किए गए हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, प्रभात झा और खुद मुख्यमंत्री ने जो है एक तरीके से अरुण यादव को ऑफर दिया है। देखिए 2020 में जब दल बदल हुआ था तब भी अरुण यादव के समर्थक विधायकों ने अरुण यादव का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। चाहे वो सुमित्रा काजडेकर हो, नेपानगर से कांग्रेस की विधायक थी, वो बीजेपी में चली गई। इसके अलावा सचिन बिल्ला जो हाल ही में जो खंडवा लोकसभा सीट का चुनाव हुआ था तब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता एक तरीके से ले ली थी। इसके अलावा मानदाता से जो अरुण यादव समर्थक विधायक थे नारायण पटेल, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन अब 2023 की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर अरुण यादव है और कांग्रेस की कमजोर कड़ी अरुण यादव साबित होंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो 2023 के पहले किस तरीके के समीकरण बनेंगे उस पर भी ये निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी नेताओं की नजर कांग्रेस की कमजोर कड़ी पर है। हालांकि अरुण यादव भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफर बार बार जारी हो रहे हैं वो इस बात के संकेत तो दे रहे हैं कि बीजेपी को पता है कि कांग्रेस की अगली कमजोर कड़ी कौन सी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अनुराग, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, इसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। ये बताइएगा, बीजेपी में अभी भी बाहरियों के लिए वेलकम है और ये संदेश केवल अरुण यादव के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी है क्या? देखिए प्रशांत, राजनीति में गुंजाइश बनी रहती है कि कहां पर आप कमजोर हो और कहां पर किसका साथ मिलने के बाद मजबूत होगे। तो जहां ग्वालियर चंबल में 2018 में कांग्रेस को जबरदस्त सीटें हासिल हुई थी और वहीं पर बीजेपी ने सेंध करके सिंधिया को अपने खेमे में लाकर खड़ा कर दिया था। तो अब 2023 के चुनाव नतीजे किस दिशा में जाएंगे उस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस के नेताओं के लिए बीजेपी के अंदर अभी कितनी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि सत्ता के लिए कौन कहां तक जा सकता है, किसको अपने खेमे में ला सकता है और कब किसका मन पलट सकता है, ये तमाम जो बातें हैं इन चुनाव के समय दिखाई देती हैं। तो 2023 के चुनाव के पहले जो बातें उठ रही हैं उनका असर 2023 के चुनाव में कितना होता है और उसके बाद नतीजों पर क्या असर डालता है वो देखना भी दिलचस्प होगा। तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले तमाम तरह की जो गुंजाइशें हैं उसके लिए रास्ते खोलकर जरूर बीजेपी की तरफ से रखे जा रहे हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अनुराग, धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। उमेश जी के पास मैं जाऊंगा। उमेश जी, हमने देखा 2018 के बाद एक जो नेता है वो आपके पार्टी में आए हैं। एक बड़ा खेमा सिंधिया जी के साथ आया, बहुत बड़ी संख्या थी नेताओं की, विधायकों की। दोबारा चुनाव भी हुए, उसके बाद भी आपकी पार्टी में नेता आते रहे। अब गुंजाइश बची है क्या और लोगों को लिया जाए पार्टी में? नहीं, प्रशांत जी, मैं आपकी बात का दोनों तौरों का जवाब देता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी एक विराट संगठन है और इस विराट संगठन में उन सभी मित्रों का अभिनंदन है, उन सभी मित्रों का स्वागत है जो हमारे वैचारिक अधिष्ठान से सहमत होते हैं। हम जिस आइडियोलॉजी के आधार पर काम करते हैं, हम जिस वैचारिक अधिष्ठान को लेकर काम करते हैं, अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी सामान्य नागरिक भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो उसका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे द्वितीय सरसंघ चालक जी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे संगठन की कार्यपद्धति को लेकर कि भारत के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। आधे वे हैं जो आज हमारे विचार से सहमत है और आधे वे हैं जो कल हमारे विचार से सहमत होंगे। तो हमारी यात्रा तो निरंतर है और परम वैभव पे भारत माता को पहुंचाने की यात्रा। एक बात तो ये। अब दूसरा जो आज प्रशांत जी डिबेट का मूल विषय है, मुख्यमंत्री जी ने तो कोई नोते जैसा शब्द अपने भाषण में दिया नहीं, मैंने अभी आपके चैनल पर सुना है। वो तो अरुण यादव जी की दयनीय दशा की चिंता कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जिस आपका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, सियासत में क्या हर बात स्पष्ट बोली जाती है? संकेतों में क्या आपको भी अंदाजा होगा, संकेतों में बहुत कुछ बोल दिया जाता है, संदेश पहुंच जाता है। नहीं, वो संकेत मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी का तो कोई संकेत ऐसा नहीं है। एक उनकी सद्भावना है कि एक प्रदेश अध्यक्ष स्तर का नेता रहे, वो जिस प्रकार का राजनीतिक रूप से बदहाली का जीवन जी रहा है,
जिस प्रकार की राजनीतिक दुर्दशा उनकी हो रही है, न केवल कमलनाथ जी उपेक्षा कर रहे हैं, कमलनाथ के समर्थक उनको खेती करने तक की सलाह दे चुके हैं और उनके स्वयं के समर्थक अरुण जी के इतने हताश हो गए कि एक एक करके उनका साथ छोड़ते चले गए हैं। तो शिवराज जी ने तो केवल उनकी ये जो दुर्दशा है, राजनीतिक बदहाली है, उसके बारे में बड़ा भाई जैसा उनपे चिंता व्यक्त करी है और सांत्वना दी है। उस सांत्वना को नोते के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हमने कोई पीला चावल नहीं दिया है, हमने तो उनकी दयनीय दशा आपने भी बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल कर लिया, सांत्वना। जी जी उमेश जी, आ रहा हूं आपके पास दोबारा। हालांकि उमेश जी, अवनीश जी जरूर खुश होंगे क्योंकि अरुण यादव जी ने भी कह दिया कि भाई हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे। शाबाशी भी दिग्विजय सिंह की उनको मिल गई है। अवनीश जी देखिए, सबसे पहली बात स्पष्ट कर दूं कि सुभाष यादव जी, स्वर्गीय सुभाष यादव जी इस प्रदेश के एक बहुत बड़े किसान नेता थे, कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने निमाड़ में जो किसान भाइयों के लिए किया है, क्योंकि निमाड़ एक बंजर क्षेत्र माना जाता था, तो निमाड़ में जो कार्य किया उन्होंने, जिसके कारण से निमाड़ हरा भरा, उनके बेटे हैं आदरणीय अरुण यादव जी। और अरुण यादव जी का मैं खुद बहुत आदर करता हूं, क्योंकि जब मैंने राजनीति में पदार्पण किया तो मैं सबसे पहले अरुण यादव जी से सीधा मेरा कई बार संवाद हुआ, तो मैं जितना उनको जानता हूं, अरुण यादव जी ज्योतिराय सिंधिया कतई नहीं हो सकते। क्योंकि ज्योतिराय सिंधिया, मैंने सुभाष यादव जी का क्यों नाम लिया प्रशांत जी, क्योंकि सुभाष यादव जी पर दाग नहीं है। ज्योतिराय सिंधिया के परिवार पर कितना दाग है हमने नहीं कहा, इस बात को पिछले कई सालों से, 100 सालों से। अच्छा अवनीश जी, ये दाग तब याद क्यों आते हैं जब कोई नेता आपकी पार्टी छोड़ दे? पुराना चूंकि आप गए तो ये भी कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनने में, आपके कई नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने टांग अड़ाई। मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर सुभाष यादव भी थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। वो टीस भी तो अरुण यादव के अंदर होगी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जो आप कह रहे हैं कि ज्योतिराय सिंधिया के उनके परिवार में आपको दोष पे, तो ये उल्टा करिए ना इसको। भाजपा को पहले उनमें देश विरोधी दिखते थे, रानी लक्ष्मीबाई के हत्यारे दिखते थे, अंग्रेजों के एजेंट दिखते थे, आज भाजपा में नहीं दिख रही। अभी उमेश जी ने कहा ना कि इनके सरसंचालक ने कहा था कि आधे वो हैं जो इनसे सहमत हैं, आधे वो हैं जो इनसे सहमत नहीं है। तो प्रशांत जी कृपया करके राजनीति में अगर आप जो कह रहे हैं ना, जो आपने अभी मुझसे प्रश्न किया, इस प्रश्न की अब जगह नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति को दूषित किया है, इस चीज की प्रशांत जी, आप जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न कहीं अस्तित्व में नहीं आता है। वर्तमान में महाराष्ट्र का परिदृश्य आप देख रहे हैं, हनुमान चालीसा एवं हिंदुत्व के ऊपर जो आप सरकार को बनाने की, को गिराने की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई मैटर नहीं करता कोई किसी दल में आए जाए। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे समय देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पास हूं साहब, जी सबसे ज्यादा समय आपके पास ही है। जी, तो मैं वही निवेदन कर रहा था प्रशांत जी कि अगर आप शिवसेना की बात करें तो शिवसेना शायद इस देश की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने हिंदुत्व का एजेंडा उठाया था। लेकिन आज भाजपा ने कहीं ना कहीं ये चीजें ये साबित करने की बार बार कोशिश करती मीडिया के माध्यम से या उनकी सोशल मीडिया की जो ट्रोल आर्मी उसके माध्यम से कि वो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। एक बात ये हो गई, तो मैं स्पष्ट कर दूं, अरुण यादव जी के ऊपर हमको गर्व है और अरुण यादव जी ने जो स्पष्ट किया है कि कांग्रेस का बहुत सारा कर्जा है उन पर, और मैं कहता हूं ऐसे नेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं प्रशांत जी, मुझे गर्व है। और जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, बारंबार प्रणाम है अरुण यादव जी को जिन्होंने स्पष्ट किया। और ये वही भाजपा के लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले डिबेट में चटकारे लेके कहते थे कि अरुण यादव जी कह रहे थे कि मैं फसल बोता हूं, काटता कोई और है। तो आज वो स्पष्ट हो गया है, वो फसल बोने वाला अरुण यादव जी हैं और काटने वाली भाजपा। कैसे? मैंने शुरुआत में सुभाष यादव जी का नाम क्यों लिया, निमाड़ में किसानों का नाम क्यों लिया, कि निमाड़ में किसानों को हरा भरा करने का काम अरुण यादव जी के पिता सुभाष यादव जी, उसके बाद अरुण यादव जी, सचिन यादव जी ने किया है। और उस फसल को पिछले कई सालों से हिंदुत्व के नाम पे और झूठे प्रचार प्रसार के नाम पे जो काट रही है वो भाजपा काट रही है। लेकिन इस बार 2018 में परिवर्तन हुआ है प्रशांत जी, आपने देखा होगा, आगे देखेंगे इससे भी ज्यादा आपको परिवर्तन मिलेगा। अरुण यादव जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, इस बात के ऊपर मुझे लगता है कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं उमेश शर्मा जी, इसका जवाब भी आप देना चाहेंगे। और एक सवाल भी मेरा जोड़ लीजिए साथ में, ये कहीं एड्रेस ऐसा तो नहीं कि जो चूंकि खंडवा में थे मुख्यमंत्री, तो जो अरुण यादव के समर्थक वोटर हैं, उनके समर्थक लोग हैं, उन्हें एड्रेस किया जा रहा हो कि भैया हम तो आपके जो नेता हैं उनको पूरा चाहते हैं कि वो हमारे साथ आ जाए, उनके साथ खड़े हैं। नहीं, मैं प्रशांत जी आपकी बात से आंशिक सहमत हूं। आपकी इस बात से सहमत हूं कि हम लोग निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पे उनके समर्थकों को एड्रेस कर रहे थे।
पर उनके समर्थकों को एड्रेस ये नहीं कर रहे थे कि आपके नेता हमारे साथ आ जाए। उनके समर्थकों को एड्रेस ये कर रहे थे कि आपके नेता की क्या दुर्दशा यहाँ पर हो रही है, और आप अपने नेता आप हाँ बिल्कुल है, हम उसको कोई लाग लपेट के बगैर स्वीकार कर लेते हैं कि क्यों नहीं करेंगे। हमारा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम सामने वाले की जो कमजोर जगह उस पर प्रतिप्रहार करें। तो मुख्यमंत्री जी ने इशारे में ये बताया है कि तुम्हारे नेता के साथ कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक आहत है। उनके समर्थकों को लगता है कि उनके नेता के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब अवनीश भाई हमको हिंदुत्व का ठेकेदार मानते, मुझे लग रहा है कि इस समय तो पूरी कांग्रेस पार्टी को शर्म से घर जाना चाहिए। जिस प्रकार का घटनाक्रम उदयपुर का आया, पूरी दुनिया दहल गई है, और आप हनुमान चालीसा पर अटके हुए गर्दन पर गंडासा रख के गर्दनों पर उड़ाया जा रहा है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के नाम पे हमारे को आरोपित और लांछित कर रही है। कमी है, माफी चाहूंगा। एक आखिरी कमेंट अवनीश जी का। अवनीश जी, एक तो जो जवाब दे रहे थे कम शब्दों में जरूर चाहूंगा। दूसरी बात यह कि एक संकेत तो आपको मिल रहे हैं, जब आपके पार्टी के नेता छोड़कर चले जाते हैं तब आप कहते हैं कि तोड़ लिया, बिक गए। अभी मौका है, संभाल लीजिए अपने नेताओं को। देखिए ये स्पष्ट हो गई बात कि भाजपा शिवराज जी भी वही काम कर रहे हैं जो बहरूपिया रहता है ना, वो जाता है लोगों को खरीदने, किसी तरह से बरगलाने। तो शिवराज जी भाजपा का पेट आज भी भरा नहीं है, आज भी वही काम कर रहे हो। जो राजस्थान की बात करें, मैं इनको याद दिला दूं, जब वसुंधरा सरकार थी तो एक व्यक्ति ने लाइव चलाया था, एक व्यक्ति को जलाने का काम किया था, सबने देखा था। और इस पर क्या हो रहा है तकलीफ ये है इनको, मध्य प्रदेश में नेमावर में एक परिवार के लोगों को 50 से नीचे गाड़ दिया जाता है। कमी है। मध्य प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे, देखना होगा कि आखिर इसके क्या सियासी पहलू हैं। जाहिर है कि पार्टी भी जरूर इस पर मंथन जरूर कर रही होगी। अगर इस तरह के ऑफर मिले हैं और कुछ मन में होगा अरुण यादव के, तो वो अभी क्यों बताएंगे। बहुत शुक्रिया अवनीश जी। उमेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।